अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अनस सिद्दीकी है। आज आप देख रहे हैं मेरी लेटेस्ट वीडियो। दोस्तों, आज हम ऐसी वीडियोस लेकर आए हैं जो अफसानों तक महदूद नहीं, लेकिन उठाई गई मोहब्बत की कहानी है। दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं लैला मजनू की कहानी, जिनकी कहानी सिर्फ किताबों तक महदूद नहीं, एक रियल स्टोरी बेस्ड कहानी है। इनका नाम तारीख के सफ़ों में भी लिखा गया है। कई लोग समझते हैं ये सिर्फ एक लव स्टोरी है, लेकिन ज्यादातर लोग समझते हैं इसके पीछे एक पुरानी ट्रेजेडी है, जिसे अरब की जमीन ने जन्म दिया था। लैला और केस कहानी 7वीं सेंचुरी से शुरू हुई, अरब के इलाके नेट से, जहां दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। कैस इब्न अल मुलावा एक शहजादा लड़का था जिसे बचपन से शायरी का बहुत शौक था और दिल का बहुत नाजुक था। उसने जब पहली बार लैला को देखा तो उसका दिल उस पर पहली दफा आ गया। लैला एक अमीर खानदान से ताल्लुक रखने वाली लड़की थी, जो कि बन्नू अमीर की बेटी थी। लैला और केस दोनों एक ही मदरसे में पढ़ते थे, जहाँ उनकी दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई। केस ने अपने जज्बात कॉपी पे लिखना शुरू कर दिए और लोगों ने उसको एक मजनू का नाम दे दिया था, और उस इलाके के लोगों ने केस को मजनू कहना शुरू कर दिया। मजनू का मतलब होता है दीवाना, और वो वाकई लैला दीवाना था। उसका हर शेर, हर उसकी बात लैला के नाम की होती थी। उस वक्त के अरब जो थे, इज्जत और रुतबे को हमेशा अपनी इज्जत से बढ़ के समझते थे। जब लैला के वालिद को इस चीज का पता लगा उनकी बेटी इस लड़के से प्यार करती है जो उनकी हैसियत के बराबर नहीं, तो उन्होंने फौरन इस रिश्ते से इनकार कर दिया। उस वक्त लैला को जबरदस्ती घर में कैद कर दिया गया और मजनू को शहर से बाहर निकाल दिया गया। मजनू ने लैला से जुदाई बर्दाश्त नहीं की। उसने शहर शहर जंगल जंगल तलाशना शुरू कर दिया। उसने खाना पीना छोड़ दिया, कपड़े फाड़ दिए उसने। मजनू ने जंगल में रहना शुरू कर दिया और वो हर दिन हर एक पत्थर पर लैला का नाम लिखता रहता था, और लैला भी उसकी याद में तड़पती रहती थी। लेकिन एक दिन लैला के बाप ने उसकी शादी जबरदस्ती किसी और अमीर आदमी से कर दी। लैला भी उसकी याद में बहुत तड़पती थी, लेकिन एक दिन लैला के बाप ने उसकी शादी कहीं और कर दी, किसी अमीर आदमी से। कई इंटरनेशनल रिपोर्ट्स और रिसर्च ने बताया, फॉर एग्जाम्पल अल जजीरा के मुताबिक, कि ये कहानी सिर्फ अफसाना नहीं बल्कि रियल बेस्ड स्टोरी है। मजनू को वाकई पागलों की तरह लोगों ने जंगल में घूमते हुए देखा। आज भी अरब के सफर डेजर्ट में मजनू के पैर के निशान पाए जाते हैं और उन जगहों को प्यार की मिसाल के तौर पर देखा जाता है। कुछ लोग समझते हैं मजनू एक सूफी था जो कि एक लैला के प्यार में पागल था। मजनू के जितने भी लिखे हुए शेर थे वो आज भी अरब साइड पे और ईरान की साइड पे पढ़े जाते हैं। उनमें से कई उर्दू और फारसी में भी ट्रांसलेट हुए। लैला और मजनू की कहानी इंतहाई दर्दनाक मोड़ पे खत्म होती है। मजनू को इस चीज का पता चला कि लैला की शादी कहीं और हो चुकी है, तो उसका दिल टूट गया, लेकिन उस टाइम भी मिलने का इरादा लैला से नहीं छोड़ता था। वो फिर जंगलों में उसकी यादों में जिंदा रहता था, और लैला भी अपनी शादी के बावजूद अपनी मोहब्बत को नहीं भूल पाती थी। आखिर में लैला की मरने की खबर सुन के मजनू उसकी कब्र पे जाता है और वहां बैठकर रोकर अपनी जान दे देता है। कहते हैं आज भी लैला मजनू की कब्र वादी है लैला में मौजूद है, जहाँ अभी भी लोग उनका दीदार करने जाते हैं। आज भी अगर आप वादी नश्र जाएंगे तो आपको वहाँ के मुकामी लोग मजनू की कहानी सुनाएंगे, जहाँ उसने पत्थरों पर लैला का नाम लिखा था। एक सबूत आज भी मौजूद है। मजनू का नाम असल में कैस इब्ने अल मुलावा था, लेकिन उसका पैगाम आज भी दुनिया में जिंदा है। कई स्कॉलर्स के मुताबिक लैला मजनू की कहानी ने मिडिल ईस्ट के अदब को बदल दिया है। फिल्म, बुक्स और ड्रामास इस पर बन चुके हैं। असल कहानी का दर्द सिर्फ वो बंदा समझ सकता है जिसने कभी प्यार किया हो। तो ये कहानी है जो सिर्फ अफसाना नहीं बल्कि हकीकत थी, जिसे अरब के लोग अभी भी याद करते हैं और मोहब्बत की मिसाल देते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको लैला और मजनू की कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको मजीद ऐसी और कहानी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आगे क्या देखना पसंद करते हैं आप, किस चीज़ पे कहानी आपको चाहिए। जितने ज़्यादा कमेंट इस चीज़ पे आएंगे मैं उतनी वीडियो आपके लिए लाऊंगा, उस टॉपिक पे लाऊंगा। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अनस सिद्दीकी है। आज आप देख रहे हैं मेरी लेटेस्ट वीडियो। दोस्तों, अगर आप ये चीज़ सोच रहे हो कि ईरान एक नया मुल्क है, लेकिन ये आप गलत सोच रहे हो। ये एक पुराना मुल्क है। ये इतना अजीम और तारीखी मुल्क है जब दुनिया अंधेरे में जी रही थी, और उस वक्त के ज़माने में ईरान एक रोशन मुल्क था। हजारों साल पहले यहाँ इल्म नाम की एक तहजीब थी जो लिखने, पढ़ने और सोचने का मरकज थी। यहाँ के लोग मेसोपोटामिया वालों के साथ तिजारत और तालीम हासिल करते थे, और ये सब उस वक्त में हुआ करता था जब बाकी दुनिया जंगल में जिंदगी गुजारा करती थी। साइरस दी ग्रेट ने ईरान को एक ताकतवर सल्तनत बनाया जब बाकी दुनिया छोटी छोटी रियासतें थी, जब ईरान एक बड़ी रियासत बन चुका था। साइरस दी ग्रेट ने सब कबीलों को इकट्ठा करके एक बड़ी सल्तनत बनाई। ये वो लीडर था जिसने इंसानी हकूक को एक इंसानी हकूक समझा और सबको बराबरी का हक दिया। उसके रूल्स में हर किसी का मजहब नहीं पूछा जाता था, सबको अपनी अपनी आज़ादी का हक था, और लोग इसी वजह से उसको सपोर्ट और इज्जत भी देते थे। साइरस के बाद डायरस आया जिसने ईरान के रूल्स एंड रेगुलेशन संवारे और रोड भी बनाए और एक ईरान में बेहतरीन सिस्टम बना के दिया। और फिर सेरदर्स ने आके ग्रीकों से जंग लड़ी और उस वक्त ईरान को एक सबसे बड़ी सुपर पावर बनाया। इन्होंने पर्सपोलिस जैसे शहर बनाए जहाँ लोग अभी भी नक्श देखने जाते हैं और विजिट करते हैं। ईरान उस वक्त ऐसा मुल्क बन गया था जहाँ अफ्रीका, यूरोप
और दीगर एशिया के मुल्क जैसे रूल्स फॉलो किए जाते थे। यानी दुनिया में एक टाइम पे ये बोझनुमा बन चुका था। अलेक्जेंडर ने ईरान पर हमला कर दिया और सब कुछ तबाह कर दिया। सब कुछ ईरान में अच्छा चल रहा था जब ग्रीक जंगों अलेक्जेंडर ईरान पर टूट पड़ा। उसने पर्शिया को जीत लिया और प्रेस पॉलिस में आग लगा दी। ईरानियों को तेहज़ीबी विरसा जला दिया गया, लेकिन ईरानी लोगों का जज्बा अभी तक बरकरार रहा। अलेक्जेंडर तो मर गया, लेकिन ईरान के लोग फिर से खड़े हो गए। अलेक्जेंडर तो मर गया, लेकिन ईरान के लोग फिर उठ खड़े हुए। उन्होंने अपनी पहचान फिर से हासिल करना शुरू करी। अलेक्जेंडर के बाद कुछ टाइम बाद ईरान बिखर सा गया था। फिर सैसनेट एम्पायर ने ईरान को एक फिर से इज्जत और एक ताकत दी। उनके दौर में ईरान एक मर्तबा फिर इन फलसफा और सकाफत का मरकज बना। यहाँ से दीन और कल्चर दूर दूर तक फैला और एम्पायर का मुकाबला रोम से किया जा रहा था। एक वक्त आया जब सफेद एम्पायर ईरान में उठा और उसने मुल्क को शिया मजहब तब्दील किया। इस बदलाव में ईरान और दीगर सुन्नी मुल्क में फर्क पैदा हो गया, लेकिन इस दौरान ईरान में मस्जिद और मदरसों का बहुत इजाफा हुआ। सफेद ने आर्ट और आर्किटेक्चर में ऐसे ऐसे रंग दिखाए जिससे दुनिया हैरान हो गई। ईरान का जो मशहूर सिटी इस वक्त इस्फहान है, वो भी इसी चीज का एक रिजल्ट है। यूरोप के तासुरात ईरान तक आ चुके थे और लोगों ने नए नए आइडियाज ईरान में देना शुरू कर दिए थे। कजार डायनेस्टी में ईरान यूरोप का इन्फ्लुएंस ले रहा था, लेकिन ईरान कमजोर हो रहा था आहिस्ता आहिस्ता। फिर पहलावी ने आकर ईरान में वेस्टर्न रूल अलाउ कर दिया। फिर ईरान में मॉडर्न दौर आया और ईरान के लोग इस्लाम से दूर होने लगे। रज़ा शाह पहलावी ने और रज़ा शाह के बेटे ने एक ईरान को वेस्टर्न कल्चर में तब्दील कर दिया। लोगों के लिबास और लोगों के रहने के सेंस भी यूरोप स्टाइल में कन्वर्ट होने लगे आहिस्ता आहिस्ता। उस दौर में इन लोगों ने इस्लाम को पब्लिक लाइफ से साइड में कर दिया था, वेस्टर्न कल्चर में इन लोगों को कन्वर्ट कर दिया। शाह अमेरिका का और इसराइल का एक करीबी दोस्त बन चुका था उस वक्त। उसने ईरान के लोगों के जज्बात, ईमान और इस्लाम को कुचलने की बड़ी कोशिश की। अवाम में इस चीज़ की बेचैनी बढ़ गई थी और हर तरफ नफरत का इजहार किया जा रहा था अमेरिका और इसराइल के खिलाफ। बाकायदा इस चीज पे रैलीज भी निकाली गई। महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत ने शाह से नफरत दिलाई। मर्द और औरत और बच्चे हुकूमत के खिलाफ रोड पर आ गए और नारे लगाने लग गए और हुकूमत के खिलाफ खड़े हो गए। मस्जिद में दर्ज देने वाले उलमाओं को जेल्स में बंद किया जा रहा था उस जमाने में, लेकिन उस वक्त के लोग डरने के बजाय और जज्बाती होने लग गए। 1979 इस्लामी इनकलाब दुनिया की तारीख का बहुत बड़ा वाकया बना। आयतुल्लाह खुमैनी फ्रांस से ईरान वापस आए और ईरान के लाखों लोगों ने उनका इस्तकबाल किया। अमेरिका के सपोर्टर शाह को ईरान से भागना पड़ा और अब इनकी हुकूमत खत्म हो गई। ईरान में पहली बार इस्लामी निज़ाम आया, जहाँ पहली दफा इस्लामी कानून चल रहा था। खुमैनी ने उस वक्त ऐलान करा कि ईरान किसी के आगे नहीं झुकेगा, ना ईस्ट के सामने ना वेस्ट के सामने। ये इस्लामी इनकलाब पूरी मुस्लिम दुनिया के लिए उम्मीद का चिराग बन गया। दोस्तों, आज का ईरान ढीठ और खुदमुख्तार मुल्क बन चुका है। दोस्तों, आज ईरान वो मुल्क बन चुका है जो आज किसी भी सुपर पावर से नहीं डरता। आप रिसेंटली जंग की अपडेट देख सकते हैं मेरी पास्ट वीडियो पे। अब जब अमेरिका और इसराइल की जंग हुई थी, कैसे ईरान ने इन लोगों का सामना करा था, आप मेरी वीडियो उठा के देख सकते हैं पिछली। अमेरिका, इसराइल, यूरोप कोई भी हो, ईरान इनकी साजिशों को पहचान चुका है। अब ईरान ने अपनी ड्रोन टेक्नोलॉजी और मिसाइल सिस्टम और साइबर पावर में दुनिया को हैरान कर चुका है। ईरान आज भी फलस्तीन के साथ है, सीरिया के साथ है और हिजबुल्लाह के साथ खड़ा है और हर एक जुल्म के साथ खड़ा है। और सबसे बढ़ के ये, ईरान अपनी इस्लामी पहचान और आज़ादी से कभी पीछे नहीं हटता। ईरान ने जब अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पे काम करा तो अमेरिका और इसराइल के पसीने छूट गए। ये मुल्क हमें सिखाता है कि किसी भी ताकत के सामने झुकना जिल्लत है और हक के लिए खड़े होना अजमत है। इसी जज्बे के साथ वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।